अंतरराष्ट्रीय दंगाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, आने वाले समय में अंधभक्तों को, मोदी जी के चाहने वालों को अंतरराष्ट्रीय दंगाई के नाम पर जाना और पहचाना जाएगा। ये सब शुरू हो चुका है। बहुत आसान और सिंपल भाषा में पूरी और एक काफ़ी बड़ी खबर बताने वाला हूँ। ब्रिटेन के अंदर जो पिछले साल दंगे हुए थे, उस दंगे में मोदी सरकार के चाहने वाले, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हिंदूवादी संगठन के लोग, हिंदू प्रवासी लोग शामिल थे। ये डेली मेल, ये देखिए, ब्रिटेन के अखबार ने मेल ऑनलाइन और पता नहीं कितने अखबारों में खुलासा किया है, साफ कह दिया है। Violent ethnic clash in Lancaster last year were stoked by Indian Prime Minister Narendra Modi's Hindu Nationalist Party। जी हाँ, वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि वहाँ हिंदू जो प्रवासी रहते हैं ब्रिटेन में, वहाँ के लोगों ने दूसरे भी लोगों को भड़काया दंगे के लिए, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन में पिछले साल दंगे के हालात बन गए थे। हालांकि दंगे भी हुए थे, आग, मारकाट, गोलीबारी सब कुछ हुआ था। हालात लैनचेस्टर के काफ़ी बुरे हो गए थे। ये एक साल लगभग पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसके बाद ये बात साबित हुई और अखबारों में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के और पूरी दुनिया के जो सबसे विश्व गुरु माने जाते हैं, उनके चाहने वालों ने ब्रिटेन में दंगा करवाया था। तो आज साबित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दंगाई कौन है, इसकी पहचान हो चुकी है। मोदी जी ने कहा था कपड़ों से पहचाना जाता है, हाँ, अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है कि अब कपड़ों से नहीं, आपके नाम से पहचाने जाते हैं, कमल के फूल से पहचाने जाते हैं और खास रंग के कलर से पहचाने जाते हैं। कमाल ये है, इसी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ऋषि सुनक जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, अपने आप को हिंदू बताते हैं और इस वजह से भारत जो है, मोदी सरकार जो है, उनको अपना बहुत करीबी मानती है और ऋषि सुनक जो हैं भारत की बड़ी इज्जत करते हैं और ऋषि सुनक के रहते हुए भारत और ब्रिटेन के रिश्ते काफ़ी बेहतर होने की संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ब्रिटेन की इस रिपोर्ट और ब्रिटेन इंटेलिजेंस की ये जो रिपोर्ट आई है, इसने ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में थोड़ा सा गैप ला दिया है और दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के चाहने वालों ने नफरत की आग वहां भी फैलाई। इनको लग रहा था कि भारत में नफरत फैला के हमारे पैर जम रहे हैं तो ब्रिटेन में भी जम जाएंगे। हालांकि गू में मुंह पड़ गया है कर्नाटक में। गू में सोच रहे थे कि अपना रोना रोएंगे, अपना दर्द लेके जाएंगे। मेरे को 100 गाली बकी जाती है, मेरे को 100 गाली 99 गाली दे दी है। ये रोने से उनको लग रहा था कि जनता के गीता बेचारा है, ले कमल आएगा तो मोदी। लेकिन वहाँ की जनता जागरूक निकली और ऐसी जागी कि इसके अलावा ब्रिटेन ने मोदी सरकार को एक जोरदार तमाचा और जड़ा है। द केरला फाइल प्रोपेगेंडा, झूठी और दंगा फैलाने वाली, समाज में माहौल बिगाड़ने वाली, देश में आग लगाने वाली फिल्म को और उस फिल्म को प्रमोट करने वाले मोदी जी, जो बिल्कुल बेशर्मी से इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, ये देखे बिना कि इस वीडियो से, इस फिल्म से हमारे समाज में और नफरत होगी, उस फिल्म को ब्रिटेन ने बैन कर दिया है। टिकट बिक चुकी थी, लोग बुक कर भी चुके थे, लेकिन अचानक से खबर ये आती है कि ब्रिटेन ने, गवर्नमेंट ने, वहाँ के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास होने नहीं दिया। इसको सर्टिफिकेट ब्रिटेन का नहीं मिला, जिसके बाद किसी भी सिनेमा घरों में द केरला झूठी फाइल नहीं चल सकी। संघियों के खैमे में
मातम है, तकलीफ है। बरनौल की आसपास के तमाम मेडिकल स्टोर पर कमी देखी जा रही है। इसी के साथ अब वक्त है अंध भक्तों के बंद को चीरने का और उसके अंदर से जो सच्चाई है बाहर निकालने का, क्योंकि गोदी मीडिया की औकात नहीं है और गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं वो खुद सच में एक आतंकवादी से कम नहीं है, जो एक खाली समुदाय को, एक धर्म को, एक धर्म विशेष को निशाना बनाते हैं, एक खास नाम को निशाना बनाते हैं। उनकी औकात नहीं कि ये खबर आपको बताएं। आपने अभी इस बात को याद रखा होगा और याद रखिएगा, DRDO के साइंटिस्ट ये जो मुसलमान तो दिखते हैं लेकिन हिंदू हैं, इन्होंने देश से बहुत बड़ी गद्दारी करी, बहुत बड़ी गद्दारी। पाकिस्तान को तमाम खुफिया जानकारियां इन्होंने दी, जिससे भारत आज बड़े खतरे में है। इसी के साथ 2 और गद्दारों का नाम ले रहा हूं आज, बल्कि 2 गद्दारों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2 वो गद्दार हैं जो हिंदू समाज से हैं। इसका एक का नाम मोहित है, दूसरे का नाम मलकित है। दोनों को पंजाब से STF ने गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों पकड़ा है। ये पाकिस्तान से बम, एक्सप्लोजिव और हैंड ग्रेनेड और राइफल और पिस्तौल, बंदूक की गोली, तमाम तरह के हथियार और साथ में कई तरह के छोटे मोटे हथियार भी ड्रोन के जरिए भारत लाते थे और भारत में दूसरे संगठनों को प्रोवाइड करते थे और बेचते भी थे। इस देश के साथ, भारत माँ के साथ, अपनी माँ के साथ गद्दारी करने वाले हिंदू समाज के इन दोनों लौंडों के बारे में किसी भी संघी कुत्ते की औकात नहीं होगी कि 2 लाइन बोल दे। किसी भी संघी जानवर एंकर की औकात नहीं होगी कि इस पर डिबेट करे, क्योंकि ये हिंदू समाज के दोनों देश के गद्दार हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और सबूत सारे इनके खिलाफ हैं, लेकिन क्योंकि ये हिंदू समाज से हैं तो ये मेरा पर्सनली मानना है कि इनको जल्द आज़ाद कर दिया जाएगा। इनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, क्योंकि जो बुलडोज़र की बात करते हैं उनकी औकात यही होती है कि खुद अपराधी होते हैं। एक से बड़ा एक अपराधी बड़ा बड़ा मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, जो आज बहुत बड़े बन के बैठ गए हैं, कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा। हकीकत यह है कि उन्होंने सरकार में आते ही अपने ऊपर से तमाम केस हटवाए थे। तो ऐसे इंसान जब सरकार चलाएंगे तो फिर क्या ही होगा। इन दोनों की अगर बात करें तो ये जल्द बाहर हो जाएंगे। इनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, इनके ऊपर NSA नहीं लगेगा, इनके ऊपर UAPA नहीं लगेगा, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। कर्नाटक में जलील जो भारतीय जनता पार्टी हुई, रुस्वा हुई, नंगी हुई, उस वक्त जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे ना, उनका टीवी पे उछलना, तड़पना लग रहा था बड़ा प्यारा प्यारा। अंजना ओम कश्यप ने फ्लो में मान लिया उसने कि कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण फेल हुआ। साथ में अंजना ओम कश्यप ने यह भी माना कि जो मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का दाव था वो भी काम नहीं आया। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का दाव भी काम नहीं आया। यानी इस औरत ने, गोदी मीडिया के इस एंकर, महिला एंकर ने माना कि नफरत की जीत नहीं हुई है और नफरत फैलाकर मोदी जी और उनकी सरकार औंधे मुंह गिर गई है। दिखाऊं यार, देखिए कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन की कोशिश की थी बीजेपी ने, वो काम नहीं आया। यूसीसी का मुद्दा मैनिफेस्टो के जरिए डाला, 4% मुस्लिम आरक्षण को हटाकर लिंगायत और वोकलिगा में बराबर बराबर बांटना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। और इसी के साथ जय बजरंग बली, बजरंग दल को बैन की बात क्या कर दी कांग्रेस पार्टी ने, मैनिफेस्टो में बजरंग बली का नारा प्रबल किया गया। ये भी नहीं चला, लोग सरकार से नाखुश थे, मंत्रियों को पीछे उन्होंने कर दिया है अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, जहां वो चुनावी मैदान में हैं, उन्हें वो हराना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जले पर नमक छिड़क दिया। और नमक क्या, उन्होंने कहा कि हार मोदी की है,
क्योंकि मोदी जी ने ही कर्नाटक में दौड़ दौड़ कर वोट मांगा था। तो यह हार मोदी जी की हो जो उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे। तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी और इसी कारण से जितने मीडिया है उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया। तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। कर्नाटक में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जलील हुई है और यह मोदी की सबसे बड़ी हार है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इसी कर्नाटक में 33 रैलियां करी, 28 रोड शो करे, पाकिस्तान को घुसेड़ा, बजरंगबली को बीच में लेके आए, खून के आंसू रोए, घड़ियालू आंसू बहाए, गाली बकी गई, विक्टिंग कार्ड खेला, तमाम चीजें की गई। और इन तमाम चीजों के बाद जो मोदी जी का घमंड था आखिरकार वो टूट ही गया। जो उनको था कि मैं नफरत से जीत जाऊंगा वो भरम उनका टूट गया। कर्नाटक चुनाव में कैंपेन करने वाले नफरतिया मशीन टी राजा शामिल था। स्क्रीन पर टी राजा का ये वीडियो देखिए जिसमें कर्नाटक में वो भारतीय प्रत्याशी श्री राजकुमार पाटिल को सपोर्ट कर रहा है। उसी इलाके में राजकुमार पाटिल को कांग्रेस के शंकर प्रकाश पाटिल ने 43,561 वोटों से बुरी तरह से हरा दिया। नफरत की बात सुनिए। इसी तरह से राजकुमार पाटिल जी के ऊपर आपका आशीर्वाद रहना है, ये मैं आप सबसे निवेदन के लिए तेलंगाना से आया हूं। कर्नाटक में जिस प्रकार से चुनाव का माहौल बना हुआ है, एक तरफ बजरंगबली का झंडा लेकर हनुमान जी की सेना चली है तो दूसरी तरफ बजरंग सेना को झुकाने के लिए दानव की सेना आगे बढ़ी है। तब दानव जीतेगा या राम जी की हनुमान जी की सेना जीतेगी, ये आपके ऊपर निर्णय है। आज कर्नाटक में हर विधानसभा में बजरंगबली की सेना कमर बांधकर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूं इस बार भी डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में बनने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा कर्नाटक में नफरत का खेल हारने के बाद बजरंगबली, हिजाब, मुस्लिम बैन, आरक्षण खत्म, ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल कर रहा था, जब वो पूरी तरह से फेल हो गया तो उनके समर्थक नफरत फैलाने वाली मशीन टी राजा ने सामने आकर इल्जाम लगाया कर्नाटक में तमाम हिंदुओं पर जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। कहा कि 2-2 हज़ार रुपये में इन्होंने अपना वोट बेचा है। तो पहली बात तो इससे ये कहना चाहूँगा कि अगर 2000 में वोट बिका है, किसी का मतदाता अगर बिक गया है, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी क्या कि तुम 4000 में खरीद लो। जहां खरीदने की बात आती है मोदी जी सबसे पहले और सबसे आगे होते हैं, तुम्हारी पार्टी सबसे आगे होती है। लेकिन एक सस्पेंडेड नेता जिसको कोर्ट ने इस शर्त पर रिहा किया था कि ये किसी भी रैली में भाषण नहीं देगा, कोई नफरत या बयान नहीं देगा, ये पब्लिक गैदरिंग में शामिल नहीं होगा, ये पूरी रैली भी करता है और जिसके लिए कर्नाटक में कैंपेन करता है और मुंह से हगता है, वहां पर खुद हिंदू भाइयों ने इनके मुंह पर नफरत के चेहरे पर पेशाब कर दिया है, थूक दिया है। अब ये सामने आकर इल्जाम लगा रहा है कि 2-2 हज़ार रुपए में वोट बिके हैं। सुनने में आ रहा है पर पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन 2-2 हज़ार में एक वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है। 5,000 में वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है कर्नाटक की जनता ने। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर्नाटक की जनता ने धर्म के बजाय पैसे को चुना, देश के बजाय देश को लूटने वालों को चुना। क्यों? यह आज सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर 1000, 2000, 3000, 4-5 हजार में अगर वोट
जैसे लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं कि इस प्रकार से पैसा दिया गया, अगर वो सत्य है तो क्या हमारी वैल्यू इतने की है? ये इन्होंने कहा 2000 रुपए में। अच्छा, लेकिन कर्नाटक में यही अपने गंदे चेहरे से जब बात बोल रहा था तो ये कहता हुआ सुनाई दिया था हिंदू भाइयों से कि वो तुम्हें पैसा देंगे, तुम ले लेना, वो तुम्हें पैसा देंगे, वोट खरीदेंगे, तुम पैसा ले लेना लेकिन वोट भाजपा को देना। ये बातें कहता हुआ सुनाई दे रहा है। तो ये जो अभी रो रहा है सामने बैठ के सूखे आंसुओं से, तो तूने ही तो बोला था पैसे ले लियो। अब पैसा लेने के बाद अगर उनका मन पलट गया कि नहीं यार पैसा लिया है, हम काम तो करेंगे, सही, हम सही इंसान को वोट देंगे, तो इसमें तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का, दोगले इंसान। ये देखिए, पैसा उनका लेना है, वोट बीजेपी को डालना है, क्योंकि ये लोग जो पैसा बांटेंगे वो खुद की जेब से नहीं, आपके खून पसीने का जो पैसा जो आप लोग टैक्स बनते हैं ना, वो समय पर चुराया हुआ पैसा अब ये लोग बांटेंगे। अब ये लोग वोट के लिए, खरीदने के लिए लोग पैसा बांटेंगे, लेकिन पैसा उनसे लेना है। सबको बोलो, इधर विधानसभा की सभी जनता को बोलो, पैसा उनसे ले, ये आप ही का पैसा है, लेकिन वोट बीजेपी को डालना है, ईश्वर भैया को जिताना है, ये आप सबको बोलना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। अच्छा दोस्तों, अब ये अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी की नफरत की राजनीति की नाव अब बहुत जल्द डूब जाएगी इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, अब कर्नाटक में आगे आने वाले समय में क्या होगा नहीं पता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां हारती है वहां दंगा जरूर होता है, या यूं कहूं करवाती है, या करवाए जाते हैं। दोस्तों, अब बिहार की एक महिला जो अच्छे से उतार रही है ना भारतीय जनता पार्टी की, देखिए, पुष्कर सिंह धमिया के कि एकरी बिंदी बांट बांट के मौगा सजिन के बांटा था मेहरानू के बिंदी, ओकर ला शर्म नहीं के, नजर से इतना गिर गए बा भड़ुआ कि कोनो हिसाब नहीं है, एकर नजरी में तनिको शर्म नहीं रह गल कि लोग के गरीबता ही नहीं है। देखा तो बिंदी बांट बांट के लोग से वोट मांगता है, बिंदी से वोट खरीदता है, ये मुतपेना के शर्म नहीं है। एक कौनो वोट मत दिया, एक बिंदी पर थूक दिया, हग दिया, मुत दिया, बह जाई। उधर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी मोदी जी के हार पर चुटकी ली है। एक वीडियो शेयर करके लिखा है कि इतना गाली खाने के बाद भी इतना गाली खाने के बाद भी मुझको, अरे यार, इतना गाली खाने के बाद भी गोभी जी हार गए। देखिए, नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। भारतीय जनता पार्टी का सीटी रवि चिंगमंगलूर नाम का ये व्यक्ति, जिसने गुजरात दोहराने का वादा किया था, धमकी दी थी, गुजरात दोहरा देंगे, मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान किया था, ये गंदी नस्ल का हैवान भी कर्नाटक में बुरी तरह से जलील होकर नाली के कीड़े में पड़ गया है। यानी बुरी तरह से हार इसके मुंह में और तमाम छेद में घुस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग आसमान में उड़ते हैं, उनको लगता है हम आसमान में हैं, लेकिन ठीक वही फीलिंग शराब के नशे में धुत पड़े हुए इंसान की भी होती है कि हम आसमान में हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब इस महिला को देखिए, गालीबाज महिला जो इतनी घटिया बातें लिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, बेचारी की गलती भी क्या है,
और पता नहीं किस चीज़ की, कौन से बवासीर की डॉक्टर है, अपने आप को डॉक्टर लिखती है और लिखती है डॉक्टर ऋचा राजपूत। भाई साहब मात्र 490 वोट मिले हैं रिपोर्ट के मुताबिक। इनमें से कुछ उनके तो शाहरुख के साथ रिश्तेदार ही होंगे। सोचिए कितनी बुरी तरह से एक नफरत की गालीबाज औरत हारी है, और जो इस भ्रम में थी कि अरे अंध भक्तों की भीड़ मेरे साथ है, जीतूंगी तो मैं ही। भाजपाइयों जरा जोर दो अपने दिमाग पर, घुटने में जो दिमाग है तुम्हारा उस पर जोर दो और उस घुटने से दिमाग को उठाकर सही जगह लेके आओ। ध्यान दो, कश्मीर फाइल से तुम हिमाचल प्रदेश में हारे, तुम्हें अंधविश्वास था कि अरे हम तो जीतेंगे, और द केरला स्टोरी के बाद, उस फिल्म के बाद तुम कर्नाटका में हारे। बनाओ और फिल्में बनाओ, हम तो कह रहे हो। भाई जब कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे ना, मैं एक औरत को लेकर बड़ी टेंशन में आ गया था, बहुत ज़्यादा कसम से मैं टेंशन में आ गया था कि अल्लाह ये नस वस न काट ले। तो ये महिला थी। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का, क्योंकि लगातार एबीपी न्यूज के दर्शक हम पर भरोसा जता रहे हैं। इस वक्त देश जो है वो चुनाव नतीजे एबीपी न्यूज पर देख रहा है। फेसबुक पर सबसे ज्यादा चुनाव नतीजे एबीपी न्यूज पर देखे जा रहे हैं। नंबर 1 है हम। बहुत शुक्रिया हम पर भरोसा जताने के लिए। अबे सही है, ये अस्पताल में तो नहीं भर्ती, सांस वास रोमाना, ए रोमाना सांस वास ले पा रही हो? ऐसे हाथ करके दिखाना कहीं नस वस तो नहीं काट। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। वहीं गोली मारो सालों को नारा ढूंढने वाले और पैदा करने वाले नेता माननीय अनुराग ठाकुर जी ने अपनी हार को कबूल किया और कहा कि कर्नाटका में हमने विकास के आसमान को छुआ। लेकिन जनता का फैसला हमें मंजूर है। मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब, आपके विकास का वहाँ कर्नाटक में आसमान छुआ, जनता के फैसले ने आसमान फाड़ दिया। सुनिए इनका बयान। कहूँगा कि हमने प्रयास किए जनता के बीच में डबल इंजन की सरकार को वापस बनाने के लिए, बहुत मेहनत भी की, बहुत काम भी हमारी सरकार ने 5 वर्षों में कर्नाटक में किया था। लेकिन लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय होता है उसको सबको स्वीकार करना होता है। हमारी कहाँ कमियां रही उसको जानेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हमने काम कर्नाटक में बहुत शानदार किया था। सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश किसी राज्य में आया तो कर्नाटक में आया। विकास कर्नाटक में नई ऊंचाइयों पे पहुंचा। सड़क निर्माण, रेलवे से लेके नए भवनों से लेके प्रति व्यक्ति आय का आगे बढ़ना, राज्य के इनकम को बढ़ाना, ये सब क्षेत्रों में कर्नाटक ने शानदार काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। नतीजे अलग आए हैं, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना ही कहूंगा, जनता ने जो कहा है, जो वोट, जैसे राहुल गांधी ने अपनी जीत पर कहा कि नफरत हार गई, मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में खुल गई। आपको बताऊं कि अंधभक्तों की नफरत की हालत क्या थी। मतलब अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की चाहने वाली भी है ना, तो वो इतनी गंदी दिमाग की महिला होगी कि ये देखिए, मिडिल फिंगर पर कांग्रेस लिखकर और वोट देके जिस उंगली पर निशान लगा उस पर बीजेपी लिखा था। नाम है सृष्टि, खूबसूरत है, अच्छी है, धार्मिक अपने आप को बताती है, सनातनी बताती है। तो ये सनातनी के संस्कार देखिए। अब हो उसका उल्टा गया है। दीदी ने जिस उंगली पर कांग्रेस लिखा था, हाँ, वही उंगली अब कहीं और घुस गई है। हाँ, तो अब जिन लोगों ने ये मिडिल फिंगर दिखाकर उस पर कांग्रेस लिखा था, उसको अपने मुंह में लेकर चूस लें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, कर्नाटका से अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबक नहीं लिया तो बर्बादी शुरू हो चुकी है इस भारतीय जनता पार्टी की। ये कितना भी अपने धार्मिक नारों में अपने भगवान का नाम ले आए, किसी का भी नाम ले आए, वही भगवान नफरत के खिलाफ हैं। यही सबूत है जो कर्नाटका में इनके साथ हुआ है। स्क्रीन पर ये 2 चेहरे आज देखने लायक हैं। एक वो कर्नाटक की लड़की जिसने
संघी कुत्तों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। तमाम संघी कुत्ते उसको नोचने को तैयार थे। और इधर बीसी नागेश, जिसने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी और इकोनॉमी बाइकॉट मुसलमानों का किया था और कहा था कि यहां करना चाहिए, यह बुरी तरह से हार गया है। अरे जिसके नाम में ही बीसी है, अब उसको क्या ही कहना। नफरत हार गई है, मोहब्बत जीत गई है। कर्नाटका में बुरी तरह से हार के बाद, जलीलो खार और रुस्वा होने के बाद आखिरकार फिर ये लवड़े ने भुज्जम अपने काम पर लग गए, जिस काम के लिए बीजेपी आईटी सेल जानी और मानी जाती है। पीएम शहबाज शरीफ का एक फेक अकाउंट देखिए क्रिएट किया गया फोटोशॉप में, जिसको संघी जमात ने शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान के शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि आई वुड लाइक टू हार्टली थैंक द पीपल ऑफ कर्नाटका फॉर इलेक्टिंग कांग्रेस। आई होप दैट कांग्रेस अलॉन्ग विद आवर SDPI विल वर्क फॉर strengthening of Islam in India and the sovereignty of Karnataka। अब भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कर्नाटक में कांग्रेस के जीत पर खुश है और वो ट्वीट कर रहा है, और उस ट्वीट को व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर अंधभक्तों को शेयर करते हुए देखा गया है। भाई ये फेक ट्वीट क्रिएट किया गया। पीएम पाकिस्तान के किसी, पीएम छोड़ो पाकिस्तान का, किसी ने भी दुनिया भर में किसी भी देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ने कर्नाटक में कांग्रेस के जीत का जश्न नहीं मनाया, किसी ने नहीं। लेकिन किस तरह से संघी समाज नफरत से भरा हुआ है, और यह साबित होता है कि ये नफरत कभी नहीं छोड़ सकते। इतना ही नहीं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संघियों के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तमाम हैंडल्स पर फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया गया। बाराबंकी का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वो वीडियो जिस अकाउंट से शेयर किया गया, उस अकाउंट के साथ दिखाऊंगा, देखिए। अब आप ये देखिए कि बाराबंकी पुलिस ने खुद इसका फैक्ट चेक कर दिया है और फेक खबर फैलाने वालों के छेद में ताला लगा दिया है। सुनिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके जांच कराए जाने पर पता चला कि ये फतेहपुर कस्बे से संबंधित है, जिसके जांच में कुछ वीडियो और प्राप्त हुए हैं जो मूल वीडियो हैं, और उससे पता चला कि जो पूर्व का वीडियो है वो टेम्पर्ड है, जिसके बारे में जांच कराई जा रही है। जो टेम्पर्ड वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक रही बात धारा 144 के उल्लंघन की, उस परिप्रेक्ष्य में जो इन लोगों ने जुलूस के रूप में नारेबाजी करी है, इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, जिनसे पूछताछ भी सुनिश्चित की जा रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये शुरू हो गया खेल। जो मोदी का झुंड है, जो मोदी के अंधभक्त हैं, किस लेवल पर झूठे और मक्कार हैं, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है समाज और सोशल मीडिया में। दोस्तों, कर्नाटक में मुंह के बल भारतीय जनता पार्टी गिर गई है। सारा घमंड चूर चूर हो गया है, और नफरत जो उन्होंने फैलाई थी बत्ती बनाकर कर्नाटक वालों ने वापस कर दी है। कि लो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ राहुल गांधी का इसमें रोल नहीं था? राहुल गांधी से बड़ा रोल प्रियंका गांधी का था। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में एक खतरनाक भाषण दिया था, हाय हाय, धज्जियां उड़ा दी थी। और उस खास एक स्पीच के बाद वहीं से कर्नाटक का पूरा खेल पलट गया। सुनना चाहेंगे वो? मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो
वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। खैर, कर्नाटक में मोदी जी की इस खतरनाक हार के बाद, गंदी सी हार के बाद, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान याद आ रहा है। सुनेंगे आप? सुनिए। अंग्रेजी में कहावत है, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को बहुत समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, मगर सब लोगों को सब समय के लिए भड़काया नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता। अंततोगत्वा लोगों की समझ पर, सोच पर भरोसा करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र का रास्ता लंबा रास्ता है। लोकतंत्र की चक्की धीमी चलती है मगर बारीक पीसती है। अब आज तक का ही रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख रहा हूं, जो हमने भी क्रॉस चेक किया है, बिल्कुल ठीक है। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने ये ग्राफिक्स देखिए। 2014 में आप देखिए, जहां भगवा है वहां भाजपा है, जहां नीला रंग है वो कांग्रेस है। 2016 में देखिए, थोड़ा सा और सरकार बढ़ी भाजपाइयों की दिसंबर तक, और 2017 में और भी ये चारों तरफ फैल गए, कश्मीर से लेकर हर जगह। 2018 में बड़ा झटका लगा और एकदम से सुपड़ा इनका साफ होना शुरू हुआ। फिर दिसंबर 2019 में और ये साफ हुए, बुरा हाल हुआ। फिर कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ी और 2020 में ये कई जगह फिर से आ गए। फिर 2021 में इनका थोड़ा सा और बुरा हाल हुआ, और आते आते जब 2022 आई तो फिर इनका हाल थोड़ा सा सही हुआ। मुंबई और आसपास के इलाके में इन्होंने अपनी बढ़त बनाई। 2023 आते आते दोस्तों ये और कम हो गए, और 57% देश में अब सिर्फ कांग्रेस है, 43% भारतीय जनता पार्टी है। और इसी तरह से नफरत का खेल इनके लिए उल्टा पड़ता रहेगा। अब आते हैं भगवा लव ट्रैप पर। कमाल यह है कि शादीशुदा लड़कियां, मुस्लिम औरतें भी भगवा लव ट्रैप में फंस रही हैं। ऐसी और भी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे काफी दिल दुख रहा है। पता नहीं शादीशुदा होने के बाद भी कौन सी अंदर की बेचैनी है जो इनकी खत्म नहीं हो रही, और अगर इनको फंसना भी है तो गैर मुस्लिम के साथ ही फंसना है। देखिए, एक मिनट चेहरा खोल के दिखा दो। ये तो ये सब आया हुआ वीडियो में, आया हुआ पूरा वीडियो में आया हुआ चेहरा। ये मगर गलत है, किसी के साथ घूम रहे, ऐसा दोस्ती बात। अरे आपके घर की तमीज से बात कर रहे हो, आप गेर के साथ घूम रही है, शर्म नहीं है आपको? हस्बैंड बाहर गए, मेरे को नंबर हस्बैंड कहाँ टिग्गा माल तुम कहाँ रहते हो भाई? चोरे ही रहते हो तुम? चोरे ही रहते हो, टिग्गा मोहल्ला रहते हो? हस्बैंड जी जरा घर से फरार हैं, फ्रेंड आए हुए मिलने घर पे जरा। ये सब तुम्हारी वजह से वो आज घर पे थे दोपहर तक, वो कहीं चलेगा। अच्छा, तो हस्बैंड ने बोले कि जाओ तुम इनके साथ घूम के आओ, मौज मस्ती करके आ जाओ। अच्छा, हाँ परमिशन है, तो आपको परमिशन है, नकाब को परमिशन नहीं है ना? पहली बात सुनो, ये नकाब उतार के नंगियों को हमें कोई मतलब थोड़ी ना, नकाब पहन के नहीं घूमना। ये पूरे देश भर में हो रहा है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, सिर्फ मेरी इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए। हमारे इस वीडियो के सेक्शन को काट के क्रॉप करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर करो यार। तुम नहीं बोल सकते, मैं तो बोल रहा हूं, शेयर करने में दिक्कत क्या है यार? क्या हो गया है हमारी कौम की लड़कियों को? अल्लाह अकबर। अब मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए, भूपेंद्र नाम के एक लड़के के साथ मुस्लिम हिजाब पहनी हुई लड़की मौजूद है। देखिए, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की लड़की बताई जा रही है, और ये लड़का भी वही है। अगर इसकी जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखें तो भूपेंद्र कुमार नाम से इसकी गाड़ी रजिस्टर है। 5 अप्रैल 2021 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की गाड़ी है। अब आप सोच के देखिए, मुसलमान लड़कियों को, हमारी हिजाबी लड़कियों को ये पता है कि गैर मुस्लिम है,
लेकिन कॉलेज, इंस्टीट्यूट ये जाती हैं वहाँ, और भगवा लव ट्रैप वाले इनके जिस्म के भूखे ओयो लेके पहुँच जाते हैं। और हमारी कौम की लड़कियाँ जा भी रही हैं। और हिजाबी लड़की को देखो आप अपने मुसलमान इलाके में, ख़ानदान में ऐसे अकड़ के चलती है, मैं तो पर्दा करती हूँ, मैं तो बहुत अल्लाह वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो मुसलमान युवक बहुत बड़े वो एकदम अल्लाह वाले बन के वो एक ग्रुप बनाकर पहुँचते हैं एकदम अचानक पार्क में और किसी मुसलमान लड़की को देखकर रोकते हैं। ठीक है, आप रोक रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उनके माँ बाप से कांटेक्ट कर सकते हैं, पुलिस को बुलाकर पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस वालों को थमा सकते हैं, ये आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। मैं ऐसी कई सारी चीज़ें देख रहा हूँ जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप रोकिए, हमारी कौम की लड़की है, वो गलत रास्ते पे है, बहुत गलत है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, आप उस पर चीख चिल्ला नहीं सकते, गाली नहीं बक सकते, आप मारपीट नहीं कर सकते, आप उसका मुंह खोलने के लिए हिजाब नहीं घसीट सकते। चाहे वो हिंदू लड़के के साथ नंगपना कर रही है, करने दीजिए। आपको जो हक है वो इतना है कि आप सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ करना ही है तो पूरे तरीके से कीजिए। आपके साथ महिला होनी चाहिए, आप अपने साथ एक औरत रखें, 4-5 लड़कियां रखें जो उनसे पूछताछ करें। मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन अब लोगों के, युवाओं के बीच गुस्सा बढ़ रहा है, मुसलमान लोगों के बीच गुस्सा बढ़ रहा है। इसलिए मुसलमान लड़कियों से मेरी ये अपील है, वार्निंग है, कुछ भी समझ लीजिए, थोड़ा संभल जाइए। आप अगर किसी नजिस रिश्ते में हैं और किसी नजिस इंसान के साथ हैं तो थोड़ा सा दूर रहिए। और जो बेहिजाब लड़की है, जो हिजाब लड़कियां करती नहीं हैं, हिजाब जो करती ही नहीं, मुसलमान लड़कियों में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं करती। याद रखिएगा, युवा अब मुसलमान का जाग रहा है, कौम के लोग, कौम के मर्द अब जाग रहे हैं, समाज जाग रहा है, कौम की अब लड़कियां भी जाग रही हैं, सब आप जैसी नहीं हैं। आप चाहे बिल्कुल शॉर्ट पहन के, चड्डी बनियान पहन के, मॉडर्न बन के जाइए, लेकिन आप अगर मुसलमान हैं तो आपके आसपास के लोगों को पता होगा और कभी ना कभी ये बात मुस्लिम समाज तक पहुंचेगी, ऐसे लोगों तक पहुंचेगी और आपकी पकड़ होगी, ज़रूर, ऊपर तो होगी और यहाँ भी होगी। तो ये मत सोचिए कि आप हिजाब नहीं पहन रही हैं तो खुल्लम खुल्ला किसी हिंदू समाज के लड़के के साथ घूम लेंगी, जहाँ पहचान में आई वहीं धर लिए जाएंगी, पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए जो माँ बाप कह रहे हैं उस पर अमल कीजिए, जो माँ बाप समझा रहे हैं उसको सुनिए, और जो मैं समझा रहा हूँ ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। भगवा लव ट्रैप में कई ऐसी लड़कियां हाल फिलहाल में देखी जा रही हैं जो हिंदू समाज के लड़कों के साथ पार्क में, होटल में देखी जा रही हैं। देखिए। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? नाम क्या भाई तेरा? कहाँ से हो आप? क्या हो गया? कहाँ से है भाई? तो यहीं से हॉस्पिटल से है। तो हॉस्पिटल से ही। हाँ ये बताओ, क्यों? अरे जारी कहाँ हो? इधर आओ, इधर आओ। ये आप लोगों ने तो नाम खराब करा रखा है, कहाँ जा रही हो? ये मुंह ढकने से कुछ भी नहीं होगा। क्या नाम है? नाम बोल। राकेश भाई। क्या हो गया? तो हॉस्पिटल से आया तो यहाँ पे ये अरे इधर आओ, इधर आ, इधर भागे मत, भागे मत, भागे मत, इधर आ जा। ये तुम लोगों ने तो बेइज्जत दी करा, भगने से क्या होगा? ये तो वीडियो तो वायरल हो गई हो गई। इसको रोक के रख, इसको रोक के रख। कौन सा हॉस्पिटल से ये? इसको हॉस्पिटल दी। दोस्तों इतना ही नहीं है, और भी है, देखिए। जाओ यहाँ से अलग जाओ। अरे कैसे दोस्त है तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? क्या नाम है भैया तुम्हारा? क्या नाम है भैया? सिर में चोट लगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बात करो, बात तो सुन लो। अबे नाम तो बताओ, कैसे दोस्त हो तुम इसके? एक घंटा लड़की का फोटो लिए भैया। भैया मेरी बात तो सुन लोगे ना? लड़की का नाम बताइए, इसका बताइए पहले। फोटो लीजिए। क्या बिरादर से तुम? भैया स्टाफ है। क्या स्टाफ है? पूरे देश भर में पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी कौम की लड़कियां अंधी हो गई हैं और गंदी भी हो गई हैं। सोच के देखिए। अरे अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है अपने कौम के दायरे में रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें हैंडसम चाहिए, बॉडी बिल्डर चाहिए, सब कुछ चाहिए तुम्हें, तो सिर्फ तुम्हें वहीं मिलेगा, उसी समाज में मिलेगा। अपना दीन भी खराब कर रही हो, दुनिया भी खराब कर रही हो, इज्जत भी गवा रही हो,
बाप की इज्जत उछाल भी रही हो, कब्र में जाने का हिसाब किताब नहीं सोचती क्या? अब लड़की मुजफ्फरनगर की दिखाने वाला हूं आपको। लड़का रामपुरी बताया जा रहा है। ट्विटर पर यह वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह चीज रुक नहीं रही है। क्या बताओ भाई मांग लाओ? कहाँ का भाई? वाले का सामान ले रहा भाई। नहीं अरे नहीं, कहाँ का है तू? इसको नहीं भाई, किसी को बुला लो। हमारा तो सिर्फ लड़कियां काम है, लड़की को लड़की। एक सेकंड, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी में कोई नंबर नहीं है। अब मैं आपको बताऊं एक और केस, जिसमें एक मुसलमान इंसान ने अपने ईमान पर रहते हुए बेहतरीन काम किया है। ना कानून हाथ में लिया, ना कोई घटिया काम किया, ना कोई गलत तरीका अपनाया। आलिया, हमारे कौम की लड़की आलिया नाम की लड़की सुभाष गौतम नाम के लड़के के साथ पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में थी। सुभाष ने आलिया को अपने गांव बुलाया। हमारे मुस्लिम समाज के एक युवक को पता चला, उसने आलिया को मिलने को कहा, उनसे मिले और उनको रोककर तमाम चीज़ें समझाई, जिसके बाद आलिया को समझ में आया कि दीन क्या है और वो कितना बड़ा गुनाह कर रही हैं, और एक बड़े गुनाह से वो बच गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं बनारस एयरपोर्ट पर हूँ, बाबतपुर एयरपोर्ट, और ये मेरे साथ आलिया है। ये मुंबई की रहने वाली है। ये उसका नाम क्या लड़के का? सुभाष चंद्र गौतम है। सुभाष गौतम है। इनको 7 सालों से इनसे बात करता था, इनके टच में था और ये इनका काफ़ी इस्तेमाल करता था। वो काफ़ी इनसे पैसा कौड़ी लिया, लालच दिया, झूठ फुरवा बोलकर। तो इनको काफ़ी 7 सालों से इस्तेमाल करता था और पैसे से, कौड़ी से, हर एक चीज़ से, और इनके पास जो है कि इनके प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ा था। ये झूठ फुरवा बोल के इनको यहाँ गांव में बुला लिया था। तो ये आई थी, तो वो यहाँ मुझे सूचना मिला तो मैं वहाँ पे गया, फिर आलिया से मिला, बात किया आलिया से, इनको बताया कैसे ऐसी बात है। फिर इनको मैं अपने घर लेकर आया, इनको घर एक दिन रखा, इनको फिर सारी बात समझाया, इनको दीन इस्लाम के बारे में जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो बताया। इसके बाद ये एकदम संतुष्ट हैं। ये मुंबई को जा रही हैं। इनका मैं टिकट निकाल दिया हूँ, बाकी जो भी था मेरे पास जितना हो सका मैं मदद किया, इनका टिकट निकाल दिया हूँ इनका मैं। और इसके बाद ये अब मुंबई को ये जा रही हैं और ये मुंबई के रहने वाली हैं। ये गफलत में आके, तो मैं किसी को भी ऐसे किसी के बहकावे में ना आए। हमारी जो भी बहन है, मुस्लिमी बहन है, किसी के बहकावे में ना आए, नहीं तो अपनी जीवन अपना जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि 1-2 बच्चे जब हो जाएंगे तो वो किसी काम के नहीं रहते। बचो यार, इन तमाम चीजों से बचो। मुसलमान लड़कियों बचो। हमारे कौम में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। और ये कहने वाली बात है कि मुसलमान 3 शादी करते हैं, यहां एक नहीं संभलती किसी से। दिखाइए आप मुझे, अपने आसपास देखिए। मैं लड़कियों से मुखातिब हूं। आप अपने इलाके, अपनी गली में 3 घर ऐसे निकाल के दिखा दीजिए। 3 छोड़िए, 2 घर ऐसे दिखा दीजिए। 2 घर छोड़िए, 2 इंसान मुसलमान ऐसे दिखा दिए जिन्होंने 3 शादी करी हो। अरे भैया, एक शादी इंसान से नहीं संभल पाती, एक बीवी नहीं संभल पाती। एक बीवी छोड़िए, एक रिलेशनशिप नहीं संभाल पाता आदमी हैं। होती है ना चिक चिक बाजी बहुत। मेरे बाबू ने था न थाया, मेरे बाबू ने मेरा फोन 3 उठाया था, हैं? फोन कहाँ बिजी था, हजारों टेंशन। अच्छा, फोन स्विच ऑफ था, कहीं और लगे हो गए। यही सा होता है भाई साहब। अबे रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पा रहा तुमसे और शादी भी करने को सोच रही हो तो हिंदू लड़कों के साथ। क्यों भाई? मुसलमान लड़के मर गए हैं? अल्लाह वाले हैं, इल्म जानते हैं, तालीम है उनके पास, पढ़े लिखे भी हैं, दीनी तालीम भी है, अल्लाह की वैधानियत का इकरार करते हैं, हम मज़हब हैं। कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं हम मज़हब होने से, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मुसलमान लड़कों में क्या कमी है जो तुम्हें हुनूदी में नज़र आ रही है? बस नंगापन, छिछोरपन, गंदगी, निजासत। जहाँ पर नजिस और पाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम वहाँ मुँह मार रही हो। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने ईमान के बारे में सोचो।
क्या होगा तुम्हारे साथ ये सोचो। अरे कोरोना आने के बाद तो कम से कम मौत का खौफ अपने दिल में पैदा करो कि मरना है और कब मरना है कभी नहीं। आदमी बात करते करते गिर जा रहा है, हार्ट अटैक। जिम में है मौजूद, कड़ियल जवान है, गिर गया, हार्ट अटैक। लड़की डांस कर रही है, गिर गई, हार्ट अटैक। अलग अलग तरह की बीमारी है। मलकुल मौत कब पलक झपकने से पहले तुम्हें अपने साथ ले जाए पता नहीं चलेगा। मरने से पहले अपने अमाल को ठीक करो, कम से कम ये गुनाह ना करो जिससे तुम्हारी नस्ल खराब हो जाए और तुम्हारे माँ बाप रुसवा हो जाए। बस इतना ही कहूँगा, सुधर जाओ, संभल जाओ। जय हिंद।